तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करी थी अपन ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 की, उसी को आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें वो है अपना प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं, और एक अभी अपन पढ़ने वाले हैं इसमें मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी अपन को कंपनी के का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं, जो कि सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रहेंगे। इसमें गाइस अपने 3 पॉइंट जो मेन अपन को जानने हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फेयर ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के जो स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, सही होने चाहिए, तरीके से होने चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू में होने चाहिए कंपनी के। ठीक है, सेकंड पॉइंट कंपाइल विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133, यानी कि इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना अंडर सेक्शन किसके अकॉर्डिंग 133 के अकॉर्डिंग होने चाहिए, फॉलो करने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट है शैल बी इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल नंबर 3। और गाइस अपन को ये पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अपन ने 12th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनते हैं। शेड्यूल 3 के पार्ट फर्स्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, और शेड्यूल 3 के पार्ट सेकंड में अपना पी एंड एल प्रिपेयर होता है। ठीक है गाइस, तो ये 3 पॉइंट है, ट्रू एंड फेयर व्यू में होने चाहिए कंपनी का स्टेटमेंट, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए 133 के अकॉर्डिंग, और वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो भाई गाइस पहले जो था बैलेंस शीट जो थी वो बनती थी वर्टिकल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में बनती थी गाइस? वर्टिकल। अब अपन को इसमें बनानी है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ठीक है गाइस, और वो भी अपन को शेड्यूल नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, और शेड्यूल 3 के पार्ट सेकंड में अपन लोग पी एंड एल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये 3 पॉइंट है। अब गाइस बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या-क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी। तो उसमें पहली बैलेंस शीट रहेगी, सेकंड रहेगा पी एंड एल अकाउंट, लेकिन स्लैश करके मैंने ये भी लिखा हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा हुआ एनपीओ, यानी कि वो कंपनी जो प्रॉफिट के लिए वर्क कर रही है उनको पी एंड एल अकाउंट बनाना है, और जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके लिए अपन को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज है जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने वाली है। थर्ड है गाइस कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन को बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सब कंपनियों को, लेकिन इन कंपनियों को छोड़ते हुए, एक्सेप्ट ओपीसी यानी 1% कंपनी नहीं बनाएगी, स्मॉल कंपनी नहीं बनाएंगी, और डोरमेंट कंपनी ये नहीं बनाएंगी, इनके में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में अगर कोई चेंजेस वगैरह आएगा तो उसका स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, और कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट है तो उसका भी अपन को स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो गाइस ये कुछ 5-6 चीजें इसमें इंक्लूड रहेंगी, बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और एनी एक्सप्लेनेटरी नोट। तो गाइस यहां पर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इसको अपन आने वाली क्लास में इनकी अपन बात करें तो इंटरमीडिएट में आप इसको पढ़ोगे अच्छे से, तो यहाँ पर इसको प्रिपेयर करने की अभी कोई जरूरत नहीं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर पूछा जाएगा तो ये बताना पड़ेगा कि ये चीजें प्रिपेयर होती हैं। ठीक है गाइस, तो ये है गाइस प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कि अपन अभी पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, बैलेंस शीट पढ़ने वाले हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ने वाले हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके अंदर क्या-क्या आइटम्स आते हैं, उसको विद एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अब गाइस बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती हैं, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करनी पड़ती हैं। अगर उनकी अदर ब्रांचेस है तो ब्रांचेस के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करती है कौन? रजिस्टर्ड कंपनी, यानी उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे करती है। अगर कोई कंपनी और उसकी ब्रांचेस हैं तो उन ब्रांचेस के भी ट्रांजैक्शन और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी मेन कंपनी जो होती है उसको रखना पड़ता है। ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू में होने चाहिए। ठीक है, और ये तीनों की तीनों चीजें उसमें होनी चाहिए, यानी कि ट्रू एंड फेयर हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हो, और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए। अब भाई एक चीज और मेन रहेगी कि इसमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होना चाहिए और एक्यूरल बेसिस पर होना चाहिए। अब एक्यूरल बेसिस क्या होता है ये अपन पढ़ चुके हैं, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है अपन ये पढ़ चुके हैं, तो ये चीजें इसमें होनी चाहिए। बस मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताएंगे कि ये रजिस्टर्ड जो ऑफिस रहेगा इसमें वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लोग मेंटेन करेंगे। अगर किसी कंपनी के और भी ब्रांचेस है तो ब्रांचेस की भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, सारे ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना पड़ेगा, और एक्यूरल बेसिस पे होना चाहिए, और डबल एंट्री सिस्टम पर होना चाहिए, और ये तीनों उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए कि वो एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू में होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुए होने चाहिए, और शेड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इससे पहले अपन ने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये 2 पॉइंट हैं जो कि आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें अपन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अभी अपन
डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, तो ये दो अपने पॉइंट कंप्लीट, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है गाइस, तो गाइस अब बात करेंगे अपन बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में। ठीक है गाइस, तो ये जो अपन ने अभी बात करी थी कि जो अपन बैलेंस शीट जो अपन बना रहे हैं वो कंपनीज एक्ट की शेड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। जैसे पार्ट फर्स्ट में अपन को बैलेंस शीट पढ़नी है और पार्ट सेकंड में अपन को पढ़ना है पी&एल। ठीक है गाइस, तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है। ये भी लायबिलिटी साइड है, नेम ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट एज एट जिस भी ईयर के अपन बना रहे होंगे पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये है, यानी शेड्यूल नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट का फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। ठीक है गाइस, तो बैलेंस शीट में ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर, फिर नोट्स नंबर, फिर ये थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, या आपके मॉड्यूल में एज इट इज बैलेंस शीट बनी हुई है। ये फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग, ये प्रीवियस ईयर की फिगर है और ये करंट ईयर की फिगर है। अगर हमें कंपैरिजन करवाना है तो ये अपन ने दो कॉलम यहां पे बनाए हुए हैं, एक नोट्स नंबर का है, पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी है, और गाइस अपन को ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट हमारी कौन से फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। तो जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड एक हेडिंग है और उसकी सब हेडिंग है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर कैपिटल में गाइस अपन को क्या क्या बताना है, यानी शेयर कैपिटल में अपन बताएंगे कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है, कितनी अपन ने सब्सक्राइब कर दी, फुल्ली पेड अप है, पार्टली पेड अप है, वो अपन को बताना है, फेस वैल्यू बतानी है शेयर की, अनकॉल्ड कैपिटल बतानी है, फॉरफिटेड बताना है। तो ये सारे का सारा किसमें आएगा गाइस, शेयर कैपिटल में आएगा। फॉरफिटेड आ जाएगा, ऑथराइज्ड आएगी, इशूड आएगी, सब्सक्राइब्ड आएगी, सब्सक्राइब्ड है तो फुल्ली पेड है, पार्टली पेड है, वो बताना आपको पड़ेगा। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस में आपने पढ़ा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, सीआरआर यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआर यानी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, अदर रिजर्व्स, ठीक है, पी&एल का सीआर बैलेंस, ये सारे के सारे अपने किसमें आएंगे गाइस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आने वाले हैं। गाइस थर्ड पॉइंट लगाओ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो गाइस ये तो आपको लोगों का पढ़ा हुआ है। ये जो थर्ड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड यानी पॉइंट समझ में आ रहा है कि मनी रिसीव करिए अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या करती है कंपनी, इशू करती है जो ये बोलती है कि फ्यूचर में वो शेयर आपको अलॉट करेगी, तो शेयर अलॉट करेगी फ्यूचर में, अभी शेयर दिए नहीं है, एट द बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, पैसा हमारे पास आ चुका है, तो इसलिए हमें ये इस साइड में दिखाना पड़ता है अलग से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। यानी शेयर वारंट को इशू कर देती है और पैसा ले लेती है और बोलती है फ्यूचर डेट में हम आपको शेयर अलॉट करेंगे। ठीक है गाइस, तो उसे अपन बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। अब ये तो था गाइस फर्स्ट पॉइंट जिसमें अपना शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट पढ़ा। सेकंड पॉइंट इसका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या मतलब है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब कंपनी ने पैसा ले लिया है एप्लीकेशन का, लेकिन शेयर अभी अलॉट नहीं करे थे क्योंकि बीच में एट द एंड ऑफ द ईयर यानी क्लोज हो गई, बैलेंस शीट अपन बनाने वाले 31 मार्च को, और 31 मार्च तक इन्होंने शेयर अलॉट नहीं करे थे, तो इनको ये अलग से ऐड में शो करना पड़ता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन का इन्होंने पैसा ले लिया है पर शेयर अलॉट नहीं करे और क्लोजिंग ईयर आ गया और हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, तो इसलिए हम अलग से इसको दिखाते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। थर्ड पॉइंट की बात करते तो गाइस ये है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लिखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यानी कि 12 महीने से ज्यादा के लिए हमने कोई बोरिंग्स करी हुई है, जिसमें अपने डिवेंचर आ सकते हैं, बॉन्ड्स आ सकता है, बैंक लोन आ सकता है, कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करी है तो वो आ सकती है। तो यानी कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर डिवेंचर, बॉन्ड्स, ठीक है, बैंक लोन आ सकता है और डिपॉजिटर्स आ सकते हैं और भी बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन मोर देन 12 मंथ के लिए 12 महीने से ज्यादा के लिए अपन ने करा है। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का होती है गाइस, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी जो अकाउंटिंग इनकम थी, यानी कि अब जो साल की जो अकाउंटिंग इनकम थी और जो टैक्सेबल इनकम थी उसमें जो डिफरेंस था, मतलब आपकी जो अकाउंटिंग इनकम थी वो मोर देन 3 टैक्सेबल इनकम से तो आपका टैक्स बनता है, तो इसलिए अपन उसे बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, यानी कि आपकी जो अकाउंटिंग इनकम है वो ज्यादा है किससे, टैक्सेबल इनकम से, तो वो अपन को उस पर टैक्स निकालना पड़ेगा, तो अपन बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। ठीक है गाइस, थर्ड है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी कि इनके अलावा भी अगर कोई और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होगी वो आ जाएगी। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात करते हैं तो गाइस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कंपनी अपने एम्प्लॉइज बेनिफिट्स के लिए बनाती है, जिसमें ग्रेच्युटी आता है, प्रोविडेंट फंड आता है, पेंशन फंड आता है, यानी बहुत सारे फंड्स आ सकते हैं जो क्रिएट करती है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए अपने एम्प्लॉइज के लिए, उसे अपन लिखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर कंपनी प्रोविजंस बनाती है अपने एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है गाइस, और ये सारी की सारी जो चीज हमने बताई प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन फंड, ये सब लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए बनाया जाता है। ठीक है गाइस, आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग समझ में आई होगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी
लायबिलिटी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो स्टूडेंटों को तो मैंने आपको बताया है कि जो अकाउंटिंग इनकम है वो आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी उससे मोर देन है, ज्यादा है, तो उस पर आपका जो टैक्स पड़ता है उसे बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में मैंने आपको बताया कंपनी अपने एम्प्लॉइज बेनिफिट्स के लिए बनाती है, जैसे ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ये सारे प्रोविजन क्रिएट करती है, तो ये बनाती है नॉन करंट लायबिलिटीज में। अगर बात करते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करें, अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ये लेस देन 12 मंथ के लिए होती है, ठीक है, 12 महीने से कम के लिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यदि कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है या कोई आपने बैंक लोन लिया लेकिन वो लेस देन 12 मंथ यानी 12 महीने से कम के लिए है, ठीक है, तो वो अपने इसमें आती है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आता है। ट्रेड पेबल्स बताने की जरूरत नहीं है, क्रेडिटर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अदर करंट लायबिलिटीज में अपना बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आ सकता है, ठीक है, और भी बीपी बिल्स पेबल आ सकता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। अगर बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो 12 महीने से कम के लिए, जैसे प्रोविजन फॉर डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ये बनाते हैं 12 महीने से कम के लिए होते हैं, तो गाइस ये अपने आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, ये मोर देन 12 मंथ, ये लेस देन 12 मंथ, यानी ये करंट लायबिलिटी लेस देन 12 मंथ के लिए होती है और नॉन करंट लायबिलिटी मोर देन 12 मंथ के लिए होती है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, कि आपको समझ में आया हो, बैंक ओवरड्राफ्ट या कोई लोन लिया या कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करिए लेस देन 12 मंथ के लिए, तो वो भी इसके अंदर आएगी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर। ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स वगैरह इसके अंदर आएंगे। अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आ सकती है, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं इसके अंदर। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर मैंने आपको बताया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोविजन फॉर डिविडेंड, तो वो इसके अंदर आएंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर, ये लेस देन 12 मंथ के लिए होते हैं। तो आई होप कि गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इक्विटी लायबिलिटी में अपन को 4 हेड पढ़े, शेयर होल्डर्स फंड ये हेड है, इसकी सब हेडिंग है, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट ये दूसरा हेड, नॉन करंट लायबिलिटीज है इसके अंदर ये 4 सब हेड, करंट लायबिलिटीज है इसके अंदर ये 4 सब हेड। तो ये था गाइस आपका लायबिलिटी साइड, ठीक है गाइस, कौन सी साइड थी ये जी, लायबिलिटी साइड। अगर गाइस आपको इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि नॉर्मल अपन समझ रहे हैं, इसमें कुछ इतना खास है नहीं है। शेयर कैपिटल में मैंने आपको बताया, रिजर्व एंड सरप्लस अपन ने पढ़ा। मेन जो उनके लिए जो थोड़े से समझने में दिक्कत आती हुआ है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मैंने आपको बताया कि कंपनी शेयर वारंट इशू करके पैसा ले लेती है और फ्यूचर डेट में उनको शेयर अलॉट करेगी, लेकिन अपना जो अकाउंटिंग का क्लोजिंग डेट आ चुकी है 31 मार्च, अपन बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे जो अपन ने पैसा ले लिया है उसको अपन को अलग से शो करना पड़ता है, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर रिसीव मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है, तो अलग से शो करना पड़ता है। सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा ले लिया था लेकिन अभी शेयर अलॉट नहीं करे, बीच में अपना क्लोजिंग ईयर आ गया है, तो क्लोजिंग ईयर आ गया है तो शेयर अलॉट नहीं हुआ, तो हमको वो भी अलग से दिखाना पड़ता है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट उसे कहेंगे। तो ये दो। उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब यह है कि आपने जितनी आपने अपनी इनकम पर टैक्स दिया वो, और आपकी जो अकाउंटिंग इनकम वास्तव में जो निकली है वो ज्यादा है आपकी जो आपने जिस इनकम पर टैक्स दिया है, तो जो आपकी ज्यादा इनकम है उसको भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो अपन कहेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, ठीक है गाइस। और उसके बाद अब जो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और तो कुछ इसमें है नहीं है, मैंने बताया करंट लायबिलिटीज लेस देन 12 मंथ के लिए, नॉन करंट लायबिलिटीज मोर देन 12 मंथ के लिए। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आएगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से और उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है गाइस। तो गाइस अब बात करेंगे अपन असेट साइड के बारे में, जैसे अपन ने अभी लायबिलिटी साइड के बारे में बात करी, अब अपन असेट साइड के बारे में बात करने वाले हैं। असेट साइड के अंदर गाइस एक तो नॉन करंट असेट्स और एक करंट असेट, ये दो हेड हैं और इसके अंदर इसके सब हेड दिए हुए हैं। तो इसमें पहला जो सब हेड है नॉन करंट असेट्स का वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसके अंदर अपन को टेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट्स अपन को पता है यानी कि जिसको अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार और भी अदर इसमें आएंगे टेंजिबल में। इंटेंजिबल में जैसे कि जिसको अपन केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, फ्रेंचाइजी है, लोगो है, ये सारी की सारी गाइस किसमें आती है, इंटेंजिबल असेट्स, और ये आपने पढ़ी हुई भी है, मैं केवल एक रिकॉल कर रहा हूं। गाइस बात करते हैं मेन जो है अपना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि हमारी कोई जो असेट्स है टेंजिबल, कौन सी टेंजिबल असेट्स, वो भी अंडर डेवलप्ड है, यानी कि हम कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं और बिल्डिंग हमारी अभी आधी बनी है, यानी कि अभी पूरी नहीं बन के रेडी नहीं हुई है, तो जो हमारा पैसा उसमें लग गया है उसको अपन बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी बन रही है, बन के रेडी नहीं हुई है। केवल किसके लिए बात करते हैं, टेंजिबल असेट्स, हमारी कोई बिल्डिंग है या कोई अदर कोई भी हमारी इंटेंजिबल, हमारी टेंजिबल असेट जो बन रही है और अभी बन के रेडी नहीं हुई है और अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर रहे हैं, तो वहां पे अपन को दिखाना पड़ेगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में उसमें हमारा कितना पैसा लगा हुआ है, ये होती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे ही है
इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, वो इंटेंजिबल असेट्स है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, उसमें प्रोसेसिंग चल रही है ये हमारी इंटेंजिबल असेट्स की, और क्लोजिंग ईयर आ गया है तो वो भी हमको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर है टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो हमारी बिल्डिंग वगैरह है जो अभी बन के रेडी नहीं हुई, उसमें हमारा पैसा लग चुका है और अभी क्लोजिंग ईयर आ गया है तो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। और इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, जो इंटेंजिबल असेट्स है वो हमारी प्रोसेसिंग में चल रही है, बन के अभी मतलब प्रोसेसिंग में चल रही है, उसके भी हमें पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मिले, वो हमारी इंटेंजिबल असेट्स हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे वो इक्विटी शेयर्स में कर रखा हो, प्रेफरेंस शेयर्स में कर रखा हो, म्यूचुअल फंड्स में कर रखा हो, डिवेंचर में कर रखा हो, बॉन्ड्स में कर रखा हो, प्रॉपर्टी में कर रखा हो, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा वो इसमें आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि वो मोर देन 12 मंथ से ज्यादा के लिए होंगे, मोर देन 12 मंथ। अब बात करते हैं डेफर्ड टैक्स असेट्स के बारे में। आई बात समझो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में, कहां का पैसा इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, अदर किसी कंपनी की इक्विटी शेयर्स में, अदर किसी कंपनी की प्रेफरेंस शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, प्रॉपर्टी में, म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करा है कंपनी ने। डेफर्ड टैक्स असेट जैसा मैंने भी पढ़ा था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऐसे अपन पढ़ेंगे डेफर्ड टैक्स असेट नेट, यानी मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इनकम जो थी वो टैक्सेबल इनकम से ज्यादा थी तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी। अब अकाउंटिंग इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम से कम है तो हमारी डेफर्ड टैक्स असेट्स हो गई है ये नेट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब है कि अपन ने किसी को एडवांस दे रखा, मतलब कंपनी ने किसी को दे रखा, चाहे वो कैपिटल एडवांस दे रखा है, चाहे सिक्योरिटी कहीं पे डिपॉजिट करा रखी है, किसी को पैसा दे रखा हो, ठीक है, वो सारा का सारा किसमें आएगा गाइस? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आएगा। यहाँ पर कंपनी पैसा देती है, ठीक है, चाहे वो कैपिटल एडवांस हो, चाहे उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करा रखी हो, चाहे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म के लिए दे रखी हो, वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। अब गाइस बात करते हैं अदर नॉन करंट असेट्स है, तो जो कहीं पे भी नहीं आता है वो इसके अंदर आ जाएगा अदर नॉन करंट असेट्स, अगर और भी कुछ होती हैं तो। ठीक है गाइस, अदर नॉन करंट असेट्स के बारे में आता है डाउटफुल जो डेटर्स वगैरह होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड वगैरह, वो सब अदर नॉन करंट असेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं करंट असेट्स के बारे में। करंट असेट्स यानी करंट इन्वेस्टमेंट, जो अपन ने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पढ़े थे वो मोर देन 12 मंथ के लिए थे, अब लेस देन 12 मंथ के लिए रहेंगे तो करंट इन्वेस्टमेंट सेम है कि अगर कंपनी ने कहीं पे इक्विटी शेयर में पैसा लगाया, प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाया, डिवेंचर में, बॉन्ड्स में या म्यूचुअल फंड्स में, ये लेके लेस देन 12 मंथ के लिए है तो गाइस इसमें आएगा करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। इन्वेंटरीज यानी कि आपको लोगों को पता है स्टॉक, स्टॉक में WIP आता है, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, फिनिश गुड्स आता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक आता है, अगर गुड्स हमारा रोड एंड ट्रांजिट है तो वो आता है, यूज एंड टूल्स आते हैं, तो वो सारे के सारे गाइस किसमें आते हैं? इन्वेंटरीज के अंदर। ट्रेड रिसीवर मतलब डेट डेटर को समझाने की जरूरत है नहीं है। अपन चलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड हैंड, कैश एंड बैंक। ठीक है गाइस, ये सारे के सारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आती है, यानी कैश एंड बैंक हो गया, कैश एंड हैंड हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, ये सारे के सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आती हैं। अब गाइस बात करते हैं शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर। सेम जो अपन ने अभी पढ़ा था यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सेम यही है, शॉर्ट टर्म्स हो लेकिन ये 12 मंथ से कम के लिए वही जितने भी इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह सब करा रखा है या लोन्स एंड एडवांस किसी को दे रखा है वो लेस देन कितने महीने से कम के लिए, लेस देन 12 मंथ से कम के लिए, लेस देन 12 मंथ, ये पूरा का पूरा जो पढ़ रहे हैं लेस देन 12 मंथ, ये पूरा का पूरा जो पढ़ रहे हैं मोर देन 12 मंथ। ठीक है, उसके बाद आता है अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स में आपका आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इनकम आ जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह आ जाएंगे, तो वो अदर करंट असेट्स है। तो गाइस ये है अपनी असेट साइड का फंडा, यानी कि अपन नॉन करंट असेट्स एक इसमें सारी चीजें टेंजिबल इंटेंजिबल, टेंजिबल का ही भैया है, यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग बनके रेडी नहीं हुई है, क्लोजिंग ईयर आ गया, बैलेंस शीट बनानी, पैसा लग चुका है तो उसको अपन यहां पे दिखाएंगे। इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट मतलब प्रोसेसिंग में चल रही है हमारी इंटेंजिबल असेट। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है डेफर्ड टैक्स असेट्स, यानी कि अपन ने लायबिलिटी बताई थी कि अकाउंटिंग इनकम अगर ज्यादा है किससे? टैक्सेबल इनकम से, तो लायबिलिटी है, और अगर अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है तो असेट्स है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बताया, अदर नॉन करंट असेट्स। ऐसी करंट इन्वेस्टमेंट जो अपन ने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पढ़े थे वो मोर देन 12 मंथ के लिए थे, और ये जो करंट इन्वेस्टमेंट सेम यही है लेकिन लेस देन 12 के लिए। इन्वेंटरी बता दी, डेटर बता दी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बता दी, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस जहां पे लॉन्ग टर्म पढ़े थे वो शॉर्ट टर्म के लिए, ये मोर देन 12 मंथ, ये लेस देन 12, और अदर करंट असेट्स भी अपन ने पढ़ लिए। तो आई होप कि गाइस ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये करंट ईयर फिगर के लिए है, ये प्रीवियस ईयर फिगर के लिए नोट्स टू अकाउंट्स है, यहाँ पे ये नेम ऑफ कंपनी है, बैलेंस शीट है जिस भी ईयर्स की बन रही होगी, और ये पार्ट 1 है, शेड्यूल नंबर 3 में बनता है, पार्ट 1 में बैलेंस शीट, और ये गाइस ये है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें, मैं आपको और प्रॉपर तरीके से और जितना हो सकता है मैं उसको भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, आई होप कि गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस
गाइस अब बात करने वाले हैं अपन पी एंड एल स्टेटमेंट के बारे में। ये अपना शेड्यूल नंबर 3 में पार्ट नंबर 2 में इसका फॉर्मेट है और फॉर्मेट इस तरीके से पर्टिकुलर नोट नंबर ये है फिगर फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड और फिगर फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। और गाइस इस तरीके से इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले लिखा हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन को नेट लेना होता है, यानी हमारी जो सेल है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल और उसमें से जो सेल्स रिटर्न अपन लेस करेंगे तो नेट सेल आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अपन को वो लेके लिखना है। अदर इनकम में जैसे रेंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, यानी कि जो भी कुछ रिसीव्ड हो रहा है अदर उसके अलावा ये उसमें जाएगा अदर इनकम में। तो दोनों को ऐड करेंगे तो गाइस इसमें कितना आएगा टोटल रेवेन्यू। अब गाइस बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बिजनेस के लिए अलग हो सकता है, कंपनी है तो उसके लिए अलग हो सकता है। तो जैसे कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रही है, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो वो उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। लेकिन नॉर्मली अगर बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो जिनका बिजनेस है वो प्रॉफिट उनको सेल यानी कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल और माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इन गार्ड। तो ठीक है गाइस, तो ये करने पर नेट निकल गएगी उसे अपन लिखेंगे अदर इनकम में, ठीक है, जो भी अदर इनकम होगी वो लिखेंगे, चाहे वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो, चाहे क्रेडिटर रिटर्न ऑफ हो, चाहे वो कमीशन रिसीव्ड हो, जो भी कुछ होगा वो अदर इनकम में आएगा। तो टोटल ऐड करेंगे तो गाइस ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट को तो टोटल रेवेन्यू निकल के आएगा। उसमें से फिर अपन एक्सपेंसेस करेंगे तो एक्सपेंसेस लेस कराएंगे। एक्सपेंसेस में सबसे पहले लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यानी कि आपने जो मटेरियल कंज्यूम करा है उसकी कॉस्ट क्या है। जो आपने अपने बिजनेस में मटेरियल कंज्यूम करा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी कॉस्ट क्या है, तो उसको निकालते हैं कॉस्ट। उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस, रॉ मटेरियल का परचेज और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस लेस कराएंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकल के आता है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। गाइस सेकंड है परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। आपने जो भी स्टॉक की परचेज करी है वो आएगा। थर्ड है चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स WIP स्टॉक एंड ट्रेड, यानी कि आपको इन्वेंटरी में जो भी चेंजेस होगा उसका यहां पर लिखना पड़ेगा। फिनिश्ड गुड्स में ओपनिंग क्लोजिंग में कोई चेंज, WIP में ओपनिंग क्लोजिंग में चेंज और स्टॉक एंड ट्रेड में ओपनिंग क्लोजिंग में कोई चेंज है तो वो आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बारे में। तो जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए वो सैलरी है, बोनस है, फी है, कमीशन है, कैंटीन एक्सपेंसेस है, ये सारे के सारे अपन किसको देते हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए दिए जाते हैं। ग्रेच्युटी है, प्रोविडेंट फंड के लिए है, ये सारे के सारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। फाइनेंस कॉस्ट यानी फाइनेंस की व्यवस्था करने के लिए जो हमारी कॉस्ट खर्च होती है, जैसे कि अपन इंटरेस्ट पेड करते हैं लोन पे, डिवेंचर इशू करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट पेड करते हैं, ठीक है, डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो इसमें आएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इसमें आएगा, डिवेंचर का प्रीमियम पर रिडेम्पशन कराए तो वो भी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है। फाइनेंस की व्यवस्था करने के लिए हमारे पास जितना भी हमारा कॉस्ट खर्च होती है वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आती है। अब एक बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो डेप्रिसिएशन तो जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है तो वो डेप्रिसिएशन होता है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब इंटेंजिबल एसेट्स को रिटर्न ऑफ करते हैं, गुडविल को रिटर्न ऑफ करना, पेटेंट को रिटर्न ऑफ करना, कॉर्पोरेट यानी कि जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनको हम रिटर्न ऑफ करते हैं, उसे अपन बोलते हैं अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। गुडविल पहले 5 लाख की थी, अब उसको हमें 3 लाख पे दिखाना तो 2 लाख का हमने क्या कर दिया, उसको अमोर्टाइज कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया, तो हमें यहां पे P&L में दिखाना पड़ेगा। अदर एक्सपेंसेस पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, ठीक है, रेंट पेड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्जेस हो गए, ठीक है, अदर सारे के सारे एक्सपेंसेस इसके अंदर आएंगे। तो गाइस ये सारे के सारे टोटल एक्सपेंसेस कहलाएंगे। अब इस रेवेन्यू में से इस एक्सपेंसेस को लेस कराएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के अपना यहां पे आएगा। फिर लेस कराएंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड में जो करंट ईयर का टैक्स है प्लस डेफर्ड टैक्स जो होगा वो दोनों के दोनों टैक्स पेड या लेस होंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आएगा। तो गाइस ये तो है नॉर्मल P&L, लेकिन आपके मॉड्यूल की मैं बात करूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से उन्होंने 2 चीज लेस कराई हुई है। एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लेस कराया है और एक एक्सेप्शनल आइटम, यानी कि जो बिजनेस के नहीं होते वो हमने लेस कराए हुए हैं। इन्होंने नीचे की साइड अगर इसमें चलते हैं तो वो लेस करा रखे। उसके बाद फिर इन्होंने लेस कराया हुआ है टैक्स, करंट ईयर का तो मैंने बता दिया, करंट ईयर टैक्स और डेफर्ड टैक्स वो लेस कराया हुआ है। उसके बाद इसमें आता है नेक्स्ट, फिर इन्होंने टैक्स लेस कराने के बाद 2 चीजों का एडजस्टमेंट और करा है और वो एडजस्टमेंट क्या है, जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन थे उसका प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट कराया है और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के टैक्स का एडजस्टमेंट इन्होंने कराया है। उसके बाद इनका जो प्रॉफिट आया वो बिल्कुल आफ्टर टैक्स आ गया है और फिर उसके बाद इन्होंने इक्विटी पर शेयर निकाला यानी अर्निंग पर शेयर निकाल के दी है। तो उतने तक अपन नहीं जाएंगे, अपन का लास्ट यहां तक करते हैं सफिशिएंट है। ये है अपना रेवेन्यू फ्रॉम यानी कि ये अपना P&L का स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहां तक आपको समझा दिया है मैंने। उसके नीचे का जो है वो केवल लेस करा रखे, वो इनकम जो बिजनेस की नहीं है उसको सिर्फ उन्होंने लेस करा है। एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और एक एक्सेप्शनल आइटम वो लेस करा है, उसका टैक्स लेस करा है, हम टैक्स पे आ गए। उसके बाद इन्होंने डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है, जो बिजनेस बंद हो गया है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है, उसका कोई प्रॉफिट लॉस है तो वो एडजस्ट कराया है, प्लस कराया है, प्रॉफिट है और लॉस है तो माइनस कराया है। उसके बाद टैक्स पेड करना है तो वो लेस कराया है।
उसके बाद जो भी कुछ आ गया है, उसके बाद वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आई, वो बात की बात है। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में ये आ गया होगा। केवल अगर मेन यहां तक था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल एक्सपेंसेस लेस करें, टोटल एक्सपेंसेस टोटल कर लिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया, इस रेवेन्यू में से इस एक्सपेंसेस को लेस कराएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स पेड कराएंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये है अपना P&L का स्टेटमेंट पार्ट नंबर 2 शेड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग था, जो कि अपन ने बनाया। इससे पहले अपन ने बैलेंस शीट को समझा था, उससे पहले अपन ने मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझा था। ठीक है गाइस, इससे पहले अपन ने समझा था कि प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है गाइस, तो अब ये अपना कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर, जिसमें कि अपन ने बैलेंस शीट को भी समझ लिया अच्छे से और P&L को भी अच्छे से समझ लिया। तो गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख देना, बता देना, मैं आपको और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अपन का जो टारगेट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। अब वीडियो मेरी रेगुलर बेसिस पर आपको मिलती रहेंगी, ठीक है? तो इसलिए आप टेंशन नहीं ले, और भगवान की दया से आपके 1 मंथ पेपर एक्सटेंड भी हो गए। ठीक है गाइस, तो अपन अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे, पूरा मॉड्यूल कवर करने वाले हैं। और गाइस ये था अपना चैप्टर नंबर 10 का यूनिट नंबर 1, जो कि अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।